हेलो स्टूडेंट्स, प्रत्यावर्ती धारा एनसीईआरटी बुक के 7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। एनसीईआरटी बुक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है कि कल्पना कीजिए कि प्रश्न नंबर 7 में इन क्वेश्चन नंबर 7 संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश 6 मिली कूलम है, तो प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित है और बाद में कितनी ऊर्जा होगी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 करना है तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फिर से देखिए, एक कैपेसिटर था 30 माइक्रोफैरेड का, आवेशित है, ये आवेशित संधारित्र है और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इस पर आवेश है 6 मिली कूलम ये, और इसको 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ा गया है। तो परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति पूछी थी, वो हमने निकाल दिया। क्योंकि एलसी वाइब्रेशन जब होते हैं, ये संधारित्र जब आवेशित होता है, ये अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे किसको देता है? प्रेरित्र को देता है। जब इसकी पूरी की पूरी ऊर्जा प्रेरित्र पे आ जाएगी तो फिर से प्रेरित्र किसको ऊर्जा देना शुरू कर देगा? कैपेसिटर को। ऐसा चलते रहता है और ऐसी स्थिति में परिपथ में जो फ्री ऑसिलेशंस होते हैं उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रश्न नंबर 7 में संधारित्र में प्रारंभिक आवेश 6 मिली कूलम। तो इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए, इनिशियली C इज इक्वल टू कितना गिवन है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। C इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदल दीजिए। 30 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड, और आवेश Q इज इक्वल टू कितना है? 6 मिली कूलम। मिली कूलम को कूलम में बदल दीजिए। 6 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। अब इनिशियली जो एनर्जी है वो किस में है? कैपेसिटर में। कैपेसिटर के पास है प्रारंभ में ऊर्जा। U1 कह देता हूं मैं। कितना? संधारित्र की ऊर्जा धन प्रेरित्र की हाफ, क्या? CQ² अपॉन C प्लस हाफ LI²। चूंकि प्रारंभ में प्रेरित्र में तो कोई धारा है ही नहीं, वो तो 0 है। प्रारंभ में I इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। सो U इज इक्वल टू कितना? U1 इज इक्वल टू हाफ Q² अपॉन C। वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ गया ये हमारा प्रारंभ में कुल कितनी ऊर्जा होगी, और वो पूरी की पूरी होगी संधारित्र में कितना? हाफ Q² मीन्स 6 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर अपॉन C है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर -5। 30 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको 3 इंटू 10 की पावर -5 लिख लीजिएगा। तो ये आ गया भाई इनिशियली कितनी? हाफ इंटू 36, 6 36 गुणा 10 की घात -6 बटा 3 गुणा 10 की घात -5। हल कर दीजिए। हल करते हैं इसको। देखिए, सो U1 इज इक्वल टू प्रारंभ में कुल ऊर्जा आ गया ये 3 दूना 6, 6 6 36,
6 इंटू 10 की पावर -1 जूल मीन्स 0.6 जूल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कह रहा है, फिर क्या कह रहा था ये, बाद में कुल कितनी ऊर्जा होगी। बाद में भी ऊर्जा क्या रहेगी, इतनी ही रहेगी। बाद में ऊर्जा, बाद में ऊर्जा, बाद में जब पूरा संधारित्र पूरा का पूरी ऊर्जा किसको दे देगा, प्रेरित्र को देगा। बाद में कुल ऊर्जा वो भी कितनी होगी, U2 इज इक्वल टू U1, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पर एनर्जी लॉस नहीं होता है। संधारित्र पूरी की पूरी ऊर्जा किसको दे देगा, प्रेरित्र को देगा, तो 0.6 जूल। तो जितनी प्रारंभ में ऊर्जा थी उतना ही बाद में भी रहेगी। लिख देते हैं क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है, एक कॉज भी लिख देता हूं चलिए। क्योंकि परिपथ में कोई ओमीय प्रतिरोध नहीं है, ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है भाई, ओमी प्रतिरोध नहीं है, अतः ऊर्जा क्षय नहीं होगा। अतः ऊर्जा क्षय नहीं होगा, एनर्जी लॉस होगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है आपको, पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि शुद्ध प्रेरकत्व एवं शुद्ध संधारित्र, प्योर, जब किसी सर्किट में प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर होते हैं तो उनके लिए, क्योंकि शुद्ध प्रेरकत्व एवं शुद्ध संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा भाई, फेज डिफरेंस, वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है, फाई इज इक्वल टू π/2। प्रेरित्र के केस में वोल्टेज लीड करती है π/2 और संधारित्र के केस में करंट लीड करती है π/2, किसको, वोल्टेज को लीड करती है। ठीक हो गया। सो cos φ इज इक्वल टू 0। तो अतः शक्ति क्षय क्या होता है, अतः शक्ति क्षय जो पावर लॉस होता है, शक्ति क्षय पी एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos φ होता है, वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जितनी इनिशियली, ये देखिए इनिशियली जितनी भी जो एनर्जी कैपेसिटर के पास थी वो 0.6 जूल थी, और वो पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे दी बाद में उसने, इंडक्टर को, और फिर इंडक्टर क्या करेगा आगे, कैपेसिटर को देगा। LC वाइब्रेशंस होते हैं, ऐसी स्थिति होती है। इस सर्किट में ओमिक रेजिस्टेंस नहीं, ओमी प्रतिरोध नहीं है, तो कोई भी पावर लॉस नहीं होगा। तो जितनी प्रारंभ में शक्ति है, ऊर्जा है, उतनी ही ऊर्जा बाद में भी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ को जिसमें R बराबर 20 ओम, L इज इक्वल टू 1.5 हेनरी एंड C इज इक्वल टू 35 माइक्रोफेरेड, एक परिवर्ती आवृत्ति 200 वोल्ट AC आवृत्ति से जोड़ा गया। एक परिवर्ती आवृत्ति के 200 वोल्ट के AC सोर्स से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो एक पूरे चक्र में परिपथ में स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम सर्किट बना लेते हैं। एक LCR सर्किट है, देखिए
C एंड R। श्रेणी क्रम LCR परिपथ है। इसको एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC फ्रीक्वेंसी के सोर्स से जोड़ा हुआ है। परिवर्ती आवृत्ति की 200, V इज इक्वल टू कितना, V मीन्स VRMS, ये 200 वोल्ट करंट फ्लो होगी। ये प्रेरित्र है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है। ये वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। इसमें से कुछ तो इसके सिरों के अक्रॉस, कुछ कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस और कुछ रेजिस्टर के सिरों के बीच ड्रॉप होगा। अब ध्यान देखिए, अब क्या कह रहा है ये परिपथ की, ये कह रहा है जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति होगी, मूल आवृत्ति के बराबर। जब आपूर्ति की आवृत्ति, ये जो सप्लाई की आवृत्ति है इस सर्किट की आवृत्ति के बराबर हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रिजोनेंस की कंडीशन। वो अनुनाद की स्थिति होती है। मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं परिपथ की। सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, परिपथ की आवृत्ति जब आपूर्ति, मतलब जो सोर्स है, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होने पर अनुनाद की स्थिति प्राप्त होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है, अनुनाद की स्थिति प्राप्त होती है। इसका मतलब अनुनाद की स्थिति प्राप्त होगी तो तब VL इज इक्वल टू VC मीन्स XL इज इक्वल टू XC, वो कैंसिल हो जाएगा। तब Z इज इक्वल टू, तो ऐसी स्थिति में Z इज इक्वल टू जो नेट इंपेडेंस रहेगा सर्किट का वो ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर हो। Z इज इक्वल टू R पढ़ा हुआ है हमने पीछे, तो Z इज इक्वल टू R। R कितना है, यहां पर R गिवन है 20 ओम, L गिवन है, L इज इक्वल टू ये है 1.5 हेनरी, और C इज इक्वल टू, C मैं अलग लिख दे रहा हूं, C यहां पर लिख देता हूं, C इज इक्वल टू है कितना 35 माइक्रोफैरेड। अब देखिए अनुनाद की स्थिति में जो इस सर्किट की नेट रेजिस्टेंस रहेगी, नेट इंपेडेंस रहेगी, वो ओमिक रेजिस्टेंस की Z इज इक्वल टू R पीछे पढ़ रखा है हमने। सो Z इज इक्वल टू R। R कितना है 20 ओम, 20 ओम है, देखिए ये मिल गया। तो इस सर्किट में V इज इक्वल टू VRMS 200 वोल्ट। तो करंट कितनी फ्लो होगी, अतः परिपथ में धारा, अतः परिपथ में धारा कितना IRMS, RMS वैल्यू निकालेंगे। जो भी करंट हम मेजर करते हैं वो RMS पे मिलती है भाई। VRMS अपॉन V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, VRMS अपॉन Z। तो यह VRMS है हमारा 200 अपॉन Z इज इक्वल टू R, R 20 है भाई, 20 ओम। सो दिस इज इक्वल टू कितना 10 एम्पियर। इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की। तो अब ये पूरे साइकिल के लिए, क्योंकि ये ओमिक सर्किट की तरह काम करेगा, अतः पूरे चक्र में परिपथ में, पूरे चक्र के लिए हो फॉर होल साइकिल जो नेट एवरेज पावर ट्रांसफर्ड होगी या कंज्यूम्ड होगी कितने पूरे चक्र के लिए
क्या निकाल देते हैं पूरे चक्र के लिए? परिपथ में स्थानांतरित, परिपथ में स्थानांतरित माध्य शक्ति पी एवरेज इक्वल टू क्या? VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। अब देखिए यहां पर जब Z इज इक्वल टू R तो ये ओमिक सर्किट रह जाता है। यहां पर फाई इज इक्वल टू कितना? 0। Z इज इक्वल टू R, V इज इक्वल टू VR रह रहा है। ये टोटल जो वोल्टेज होगा वो इसके अक्रॉस भी इतना ही वोल्ट आएगा। तो cos फाई इज इक्वल टू 1। तो पावर एवरेज, पावर लॉस या जो माध्य औसत शक्ति है जो ट्रांसफर्ड होएगी वो हो जाएगी VRMS कितना? ये आ गया VRMS 200 इंटू IRMS 10 इंटू cos फाई 1। तो P एवरेज इक्वल टू कितनी आ गई भाई? 2000 वॉट, या इसको 2 इंटू 10 की पावर 3 भी कर सकते हो, 2 किलो वॉट भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेडियो को मेगावाट प्रसारण बैंड में के एक खंड में आवर्ती प्रास के एक ओर से दूसरी ओर 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज तक समस्वरित किया जाता है। यदि इसके एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी हो तो उसके परिवर्ती संधारित्र की परास क्या हो? मतलब देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज। एल जो है वो 200 माइक्रोफेरेड है। क्योंकि रेडियो को मेगावाट प्रसारण बैंड के एक खंड आवर्ती प्रास के एक ओर से दूसरी ओर को समस्वरित किया जा रहा है, रिजोनेट किया जा रहा है। मतलब तो इसमें वेरिएबल क्या होगा? जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो होगा। अब आवर्ती जो प्रास है वो कहां से कहां तक दिया है? देखिए इसको हल कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसका सॉल्यूशन देखिए आवर्ती प्रास कहां से कहां तक? आवर्ती का जो प्रास है मतलब उसको हम बैंड आवर्ती भी कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? बैंड आवर्ती। कहां से कहां तक दी है? उस मेगा प्रसारण बैंड की जो बैंड आवर्ती है, आवर्ती प्रास है, वो F इज इक्वल टू कितने से? 800 किलो हर्ट्ज टू 1200 किलो हर्ट्ज है। किलो हर्ट्ज। तो न्यूनतम आवृत्ति कितनी हुई? आता है न्यूनतम आवृत्ति। इसको क्या कह देंगे भाई? चलिए F1 कह दीजिए। F1 इज इक्वल टू 800 किलो हर्ट्ज का मतलब 8 गुणा 10 की घात 800 गुणा 10 की घात 3 करोगे तो 8 गुणा 10 की घात 5 हर्ट्ज। और अधिकतम कितनी आई? अधिकतम आवृत्ति F2 कह दीजिए। जो मैक्सिमम है वो कहां तक है? F2 इज इक्वल टू 1200। तो 12 गुणा 10 की घात 5 हर्ट्ज हो गया। तो इसकी मिनिमम कितनी है? 8 गुणा 10 की घात 5 हर्ट्ज। इस बैंड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी 8 गुणा 10 की घात 5 हर्ट्ज और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 गुणा 10 की घात 5 हर्ट्ज। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा
देखिए, रेडियो को प्रसारण बैंड के साथ समस्वरित करने की स्थिति में क्या होगा? एलसी परिपथ की या एलसीआर परिपथ की मूल आवृत्ति, क्योंकि उसमें तो एलसी सर्किट होता है, उसमें एक घुंडी होती है, एलसी परिपथ की मूल आवृत्ति जो है, जो प्रसारण आवृत्ति है, उसके बराबर होनी चाहिए। तो एक लाइन लिख देते हैं, चलिए। रेडियो प्रसारण बैंड के साथ समस्वरित क्या कह रहा है? रेडियो बैंड के साथ समस्वरित किया जाता है। ठीक है, समस्वरित करने पर या करने के लिए एलसी परिपथ की मूल आवृत्ति एलसी परिपथ की जो मूल आवृत्ति होगी, प्रसारण आवृत्ति के बराबर होती है। इतनी बात सबकी समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है 800 किलो हर्ज से 1200 किलो हर्ज। ये देखो, मिनिमम 8 × 10⁵ वोल्ट, मैक्सिमम यहां से यहां तक ये फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। एल कांस्टेंट है। अब दिया है एल कितना? एल इज इक्वल टू गिवन है 200 माइक्रो हेनरी। तो इसको 200 इंटू 10⁻⁻⁶ मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी लिख सकते हैं। अब ये गिवन है भाई। अब क्या करें फिर? जो संधारित्र है उसका रेंज निकालना है। तो उस संधारित्र का मान कहां से कहां तक होगा? न्यू1 फ्रीक्वेंसी पर और न्यू2 फ्रीक्वेंसी पर सी की वैल्यू निकाल देते हैं। एलसी की मूल, एलसी का मतलब एलसी परिपथ की मूल आवृत्ति। मूल आवृत्ति का मतलब अनुनादी आवृत्ति हुआ भाई। कितनी पढ़ा हुआ है हमने? एफ इज इक्वल टू कितना? 1/2 पाई √ एलसी। इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एलसी। अतः इससे आ गया सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 1/, को यहां से, ये नीचे है भाई, सी को यहां ले आइए, 4 पाई स्क्वायर एल इंटू एफ स्क्वायर है। हाँ, ये स्क्वायर, ये देखिए आ गया। तो जब आवृत्ति न्यूनतम हो तो धारिता अधिकतम, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम होगी। आवृत्ति जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम, कैपेसिटेंस मैक्सिमम। जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, कैपेसिटेंस मिनिमम। देखिए नंबर 1, जब आवृत्ति न्यूनतम हो तो धारिता अधिकतम होगी। तो अधिकतम धारिता C1 कह दीजिए इसको। चलिए 1/4 पाई स्क्वायर
F1 इंटू एल, मान रख दीजिए, निकल आया भाई। C1 इज इक्वल टू कितना आएगा, मान रखेंगे 1/4 पाई स्क्वायर। 3.14 का स्क्वायर करोगे तो वो आता है 9.86, 3.14 का होल स्क्वायर। F1 का स्क्वायर का मतलब F1 है हमारा 8 इंटू 10 की पावर 5, 8 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू L है हमारा 2 इंटू 10 की पावर, 2 इंटू 10 की पावर -4। इन सब को हल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा C1 इज इक्वल टू, ये लगभग आ रहा है 198 इंटू 10 की पावर -12, 198 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड। या इसको 12 जो फेरेड -12 फेरेड पिको होता है 198 पिको फेरेड। फ्रीक्वेंसी मिनिमम, कैपेसिटेंस मैक्सिमम। दूसरी स्थिति में आइए, ये देखिए जब क्या हो जाएगा, जब आवर्ती अधिकतम 12 गुणा 10 की घात 12 किलो, हाँ 12 किलोवाट है, 1200 किलोवाट है तो 1200 किलो हर्ट्ज है, 12 गुणा 10 की घात 5 आ रहा है अधिकतम हो, तो धारिता क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम धारिता कितने, C2 इज इक्वल टू 1/4 पाई F2 का स्क्वायर L। सो C2 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 1/ वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/4, फिर वही पाई स्क्वायर। 3.14 का स्क्वायर होता है, ये होता है भाई 9.86। ये तो याद भी होना चाहिए आप लोगों को, पाई स्क्वायर का मान होता है 9.86 इंटू 8 अट्ठे 64 गुणा 10 की घात 10 गुणा 2 गुणा 10 की घात ऋण 4। इन सब को हल करोगे, ये इंटू ये सब करोगे तो ये आ जाएगा रहेगा। अच्छा एल कितना था, एल हमारा है 2 इंटू 10 की, अच्छा F1 स्क्वायर है भाई, F2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर तो ये हो गया इंटू F2 है हमारा कितना, F2 मैंने गलत रख दिया यहां पर मान, F2 है 12 144, 12 144 F2 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 2 इंटू 10 की पावर में, तो C2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है लगभग 88 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड। इसको पिको में कर दीजिए, 88 पिको फेरेड, कैलकुलेट कर लीजिए, इतना पक्का आएगा। ये देखिए, इसका मतलब जो धारिता का रेंज है, कहां से, C की वैल्यू है 88 पिको फेरेड से, 88 पिको फेरेड से कितनी होनी चाहिए,
198 pf तक होनी चाहिए। यदि 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज के आवर्ती बैंड से रिजोनेट कराएंगे तो L यदि कांस्टेंट होगा तो C वेरिएबल होगा और C की वैल्यू होनी चाहिए कितना, 88 पिको फैरेड से 198 पिको फैरेड तक। आइए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 11वां क्वेश्चन है भाई। निम्न चित्र में एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दिखाया गया है जिसे परिवर्ती आवर्ती 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। L बराबर 5 हेनरी, C बराबर 80 पिको फैरेड एंड R इज इक्वल टू 40 ओम है। स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। नंबर 1। नंबर 2, परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। परिपथ की प्रतिबाधा और धारा का आयाम निकालना है। और C, परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों के बीच विभवपात के RMS मानों को निकालिए। दिखाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों के बीच विभवपात 0 है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक LCR परिपथ दिया है, देखिए L, ये C और ये R, L C R। इसके सिरों के बीच एक परिवर्ती आवृत्ति के 220 वोल्ट V इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू 230 वोल्ट जोड़ा है। L बराबर यहां दिया हुआ है 5 हेनरी, ये 5 हेनरी, और C इज इक्वल टू 80 पिको फैरेड। 80 पिको फैरेड को इसको सीधे सीधे मैं लिख देता हूं 80 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड, और R इज इक्वल टू यहां पर है कितना, 40 ओम। गिवन है। अब ये क्या पूछ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्रोत की आवृत्ति निकालिए। पहला भाग निकाल रखा है ये, स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। पहली चीज तो ये पूछा है इसने, ये देखिए निकाल देते हैं। नंबर ए, अनुनादी आवृत्ति, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, अनुनादी मतलब अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति, उसको कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। सीधे सीधे लिख दीजिए क्या, F इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 पाई √LC। यदि आप एंगुलर, हो सकता है आपकी बुक्स में एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई नहीं होता है भाई, LC तो मान रख दीजिए। तो F इज इक्वल टू आ गया कितना भाई, 1/√L है हमारा कितना, 5 हेनरी, इंटू C है 80 इंटू 10 की पावर -12। इसको हल करेंगे तो 1/√8 पंचे 40, 4 कर दीजिए, गुणा 10 की घात ऋण 10 कर दीजिए, क्योंकि 8 में 400, 2 जीरो यहाँ डाल देंगे हैं। तो अच्छा माइक्रो था या पिको था, वो पिको फैरेड है भाई, पिको फैरेड है। तो ऋण 10, 5 आया ये तो, 5 आया ये। 1 सेकंड रुकिएगा, ये देखिए ये गलत लिख गया है, 80 माइक्रो फैरेड है भाई, नॉट पिको फैरेड। 80 माइक्रो फैरेड, तो C इज इक्वल टू, मैं अलग से कर दे रहा हूं, C इज इक्वल टू 80 माइक्रो फैरेड मीन्स
80 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। गलत हो रहा है, आप देखिएगा, ठीक कर लीजिएगा इसको। तो 80 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो पाठ है 40 गुणा 10⁻⁻4 आ जाएगा ये। ओके, 10⁻⁻4 आ गया। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा भाई 10⁻⁻4 का 10⁻2 ऋण 2 ऊपर गया धन 2/4 का 2, तो 50 आ गया। सो एफ नॉट एफ ओमेगा इज इक्वल टू निकाला है, ओमेगा इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड। फिर से देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ये लिखने में। निम्न चित्र में एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ दिखाया गया है जिसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। L बराबर 5 हेनरी, C इज इक्वल टू 80 माइक्रोफेरेड, R इज इक्वल टू 40 ओम। तो ये सोर्स है भाई, 230 वोल्ट का सोर्स है। L इज इक्वल टू 5 हेनरी, C इज इक्वल टू, मैंने इसको हटा दिया है, C इज इक्वल टू 80 माइक्रोफेरेड, R इज इक्वल टू 40 ओम। तो अनुनाद की स्थिति में पहली चीज हो गया कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ की अनुनाद उत्पन्न करे तो उस स्थिति में उसकी आवृत्ति होगी, वो अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर LC, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए आप, थोड़ा इजी हो जाएगा। 1/√LC रख दीजिए। ओमेगा इज इक्वल टू 1/L 5 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 का रूट आ गया 10⁻2 और 4 का 2 आ गया, नीचे आया 1/2 इंटू 10⁻2 -2 10⁻2 ऊपर गया तो 100 हो गया, वो /2 50 रेडियन पर सेकंड ये आ गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें देखिएगा, दूसरा पूछ रहा है परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम पूछ रहा है। अनुनाद की स्थिति में देखिएगा, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद नंबर बी, अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, VL इज इक्वल टू VC, सो XL इज इक्वल टू XC। तो परिपथ की प्रतिबाधा इम्पेडेंस, प्रतिबाधा होती है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस या XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो XL इज इक्वल टू XC है, सो Z इज इक्वल टू क्या क्या, अतः Z इज इक्वल टू R। सो Z कितना है, R कितना है इस सर्किट का, इज इक्वल टू R कितना है 40 ओम। अब IRMS निकाल देते हैं, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा IRMS, जो भी करंट मेजर हो गया वो IRMS होगी। अब VRMS अपॉन Z बराबर R, VRMS है कितना, VRMS अपॉन, चलिए R लिख दिया तो रख दीजिए, IRMS इज इक्वल टू, VRMS है हमारा 230 अपॉन, और Z इज इक्वल टू R 40 ओम है, तो ये मान रख दीजिएगा। तो ये आ जाएगा, 0 कैंसिल हो गया, 4 पंचे 20, 3 4 7 28, 2 4 पंचे 20 एम्पियर। ये IRMS आ गया भाई। सो I नॉट, परंतु आपसे को क्या पूछा है, I नॉट इज इक्वल टू IRMS √2 होता है भाई। तो ये IRMS √2, IRMS है 5.75, √2 की वैल्यू होती है 1.41, यस 1.414, मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो आई नॉट इज इक्वल टू आएगा ये कितना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये नियरली आ रहा है 8.13 एम्पियर। तो दूसरा क्या पूछ रहा था, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, देखिएगा ये पूछ रहा था परिपथ की प्रतिबाधा तो आगे आर के बराबर और अन्नादि आवर्ती पर धारा का आयाम पीक वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट इज इक्वल टू आ गया हमारा 8.13। और थर्ड चीज पूछ रहा है, देखो परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों के बीच विभव पात के आरएमएस मान निकालिए, दिखाइए कि अन्नादि आवर्ती पर एलसी संयोग से सिरों के बीच विभव पात 0। एलसी के सिरों के बीच देखिए नंबर सी पार्ट में आइए, फिर नंबर सी वी आर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू आर, आई मीन्स आई आर एम एस, ठीक है, आई मीन्स आई आर एम एस कितना आ गया, आई है हमारा 5.75 इंटू 40, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20, 3 23, 230 वोल्ट। वी आर इज इक्वल टू 230 वोल्ट आ गया भाई। अब आइए वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल मीन्स आई इंटू ओमेगा इंटू एल, रखिए मान आई 5.75, ओमेगा हमने निकाल रखा है 50, एल है हमारे पास 5 हेनरी। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई 5 पच्चे 25, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, 175 और 22 97 और 5 पच्चे 25, 25 और 9 अच्छा 143। तो ये आ गया 1437.5 वोल्ट, इतना आ रहा है भाई वी एल। अब VC निकालिए, VC इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, आई इंटू 1/ओमेगा इंटू सी। तो आई है हमारा 5.75 अपॉन ओमेगा हो गया 50, एक्स सी 80 इंटू 10 की पावर -6। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये चलिए ये आ रहा है VC इक्वल टू, थोड़ा इजी कर देते हैं 575, ऐसा ही रहने दीजिए, 2 पॉइंट हटा 10 की पावर देखिए 5 × 40, 4 इंटू 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये 2 स्थान ये हट जाएंगे अपॉन 4, ऐसा आ रहा है भाई है। तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चक्को 16, 1 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 वोल्ट। ये देखिए VL इज इक्वल टू VC, VL इज इक्वल टू VC, तो VL माइनस VC इज इक्वल टू 0। सो अतः LC के सिरों में भी VL माइनस VC या VC माइनस VL इज इक्वल टू 0। LC के अक्रॉस जो विभवपात होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम आते हैं ये NCERT बुक के जो एडिशनल क्वेश्चन हैं, उसके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए, तो हम 2 ट्रांसफार्मरों से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 लाइन का क्वेश्चन है। एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपचाई ट्रांसफार्मर में, जिसमें प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है
और 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीय कुंडली में कितने फेरे होने चाहिए। देखो हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था, ये अपचाई है, तो अपचाई की प्राइमरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। ये प्राइमरी कॉयल और ये क्रोड हो गई और ये हो गई सेकेंडरी कॉयल। देखिए एनपी इज इक्वल टू है 4000 और एनएस इज इक्वल टू आपको निकालना है। यहां आपको पावर इनपुट लगाना है वीपी, कितना लगा रहे हैं आप 2300 वोल्ट, और यहां कितना मिलेगा वीएस इज इक्वल टू आपको निकाल देना है। बस आगे आपका क्वेश्चन, चूंकि हमने पढ़ा है परिणमन अनुपात, पढ़ा है क्या, वीएस एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल वे में कर दे रहे हैं, वीएस अपॉन वीपी। तो हमको वीएस इज इक्वल टू दिया है 230 वोल्ट भाई, ओके। एनएस निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट एनएस। सो एनएस इज इक्वल टू वीएस अपॉन वीपी इंटू एनपी। रख दीजिए मान। तो सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, देखो प्राइमरी में 2300 वोल्ट अप्लाई करने पर सेकेंडरी में 230 वोल्ट मिल रही है। प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में 4000 है, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स पूछा गया है। क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो एनएस इज इक्वल टू आ गया भाई, एनएस इज इक्वल टू वीएस हो गया हमारा कितना, वीएस है हमारा 230, एनपी कितना है 4000 बटा, और वीपी कितना है 2300। तो 1 0 ये कैंसिल, 1 0 23 से 23 कैंसिल, तो एनएस इज इक्वल टू आ गया आपका कितना 400। सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए सेकेंडरी कॉइल पे, 400 होनी चाहिए भाई। आइए लास्ट क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है भाई, ये देखिएगा। एक जल विद्युत शक्ति संयंत्र में जल दाब शीर्ष 300 मीटर की ऊंचाई पर है तथा उपलब्ध जल का प्रवाह 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि टरबाइन जनित्र की दक्षता 60% हो तो संयंत्र से उपलब्ध विद्युत शक्ति का आकलन कीजिए। जी बराबर दिया है 9.8। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका मतलब H इज इक्वल टू कितनी हाइट से जल छोड़ा जाएगा, 300 मीटर। 300 मीटर और कितना वॉल्यूम पर सेकंड गिरेगा टरबाइन पर, V वॉल्यूम ऑफ द वाटर है 100 घन मीटर, और कितने समय में T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 100 घन मीटर, 100 घन मीटर वाटर फॉल करेगा। और G इज इक्वल टू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है। और डेंसिटी ऑफ द वाटर हमको मालूम होती है, रो इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3, लगभग नियरली 1.01 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो kg पर मीटर क्यूब। तो पर सेकंड कितना जल गिर रहा है इसको निकाल देते हैं प्रति सेकंड। 1 सेकंड में प्रवाहित जल का द्रव्यमान, ये निकाल देते हैं। M इज इक्वल टू आयतन गुणा घनत्व होता है। सो M इज इक्वल टू कितना आ गया पर सेकंड है, M हो गया हमारा V इंटू रो, V है हमारा 100 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 5 kg। ठीक है। अच्छा, तो इतने हाइट से जो वाटर गिरेगा, कितने 300 मीटर से वाटर गिरेगा, तो उपलब्ध यांत्रिक शक्ति, तो जल की
जल की उपलब्ध यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल जो पावर है, P इज इक्वल टू एच रो जी है अपॉन टी है, P इज इक्वल टू W अपॉन टी होता है भाई। और W इज इक्वल टू कितना हो गया, एच रो सॉरी mgh पोटेंशियल एनर्जी हुई अपॉन टी, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो P इज इक्वल टू ये आ गया हमारा m 10 की पावर 5, G हो गया 9.8, H हो गया 300 मीटर से गिर रहा है और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड में गिर रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये आ जाएगा भाई कितना, नियरली आ रहा है 2.94 इंटू 10 की पावर 8 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड और वॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी वाटर की है, मतलब मैकेनिकल पावर है वो है 2.94 इंटू 10 की पावर। अब दक्षता होती है, दक्षता बराबर क्या हमने पढ़ा हुआ है, दक्षता इफिशियंसी जनरेटर की सॉरी ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। निवेशी कितनी हो रही है, ये निवेश हो रही है, टरबाइन चला रहा है ये। और निर्गत कहाँ, आउटपुट कितना मिलेगा, निर्गत शक्ति है। तो ईटा इज इक्वल टू आ गया भाई पी आउट बटा पी इन। पी इन हमको मालूम है तो पी आउट निकाल देते हैं, पी आउट आउटपुट पावर इज इक्वल टू ईटा इंटू निवेशी शक्ति पी इन। आगे बढ़िए तो रख दीजिए मान। सो पी आउट, यहां से आगे बढ़ रहा हूं भाई, पी आउट ईटा इंटू पी इन। ईटा है 60%, 60 अपॉन 100। निर्गत तो कम मिलती है भाई हमेशा भी, 2. पी इनपुट है ये निकाला था हमने 2.94 इंटू 10 की पावर 8 वॉट। तो ये आ गया पी आउट, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1 0 तो 1 कैंसिल, 1 7 7 6 इंटू इतना इंटू 7, तो पी आउट आ जाएगा आपका। पी आउट इज इक्वल टू, ये नियरली कैलकुलेट करने पर आ रहा है कितना, 0.6 इंटू 2.94 इंटू 10 की पावर 8 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पी आउट आ रहा है ये भाई 6 चक्को 24, 6 9 54, 54 2 56, 6 2 12 5 17 इंटू 10 की पावर 8 वॉट। या इसको पी आउट ऐसा कर दीजिए, पी आउट इज इक्वल टू, इसको 176.4 गुणा 10 की घात 6 लिख दीजिए। 10 की घात 6 वाट होता है मेगावाट, तो 176.4 मेगावाट, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है जी। निवेशी शक्ति कितनी थी, बहुत ज्यादा थी, देखिए 294 मेगावाट थी, 294, और आउटपुट कितनी मिल रही है, 176 ही मिल रही है। देखिए तो आज के लिए इतना ही। ये लास्ट पार्ट प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा। अगले पार्ट में हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और बहुत छोटा चैप्टर है। उसमें 3-4 चीजें हमने महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है, उसको आगे शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष फिर।